हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। हम लोग जो सीरीज चला रहे थे उसका जो है आज 7th वीडियो है। इससे पहले जो है 6 वीडियो को अपलोड कर दिया गया है। आप लोग प्ले लिस्ट में जाके इस चैनल को, इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें जो है हम लोग सारे जो प्रीवियस ईयर के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। और हमारा टारगेट जो है 110 प्रश्न को हल करने का 69 बीपीएससी में। ठीक है, ये हमारा मंत्र है। इसमें 110 प्लस क्वेश्चन को हम लोग टैकल करेंगे। और चलिए स्टार्ट लेते हैं हम लोग। विच आर्टिकल in the constitution is related with the establishment of election commission of India। क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, इसमें बताइए कौन सा आर्टिकल जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित है। तो बहुत ही ये प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है काफी बार पूछा गया है, तो इसका सिंपल सा जवाब होगा आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 जो है इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। इलेक्शन कमीशन, कुछ और आर्टिकल को भी देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इलेक्शन कमीशन, तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण, जैसे कि आर्टिकल 148 भी पूछा जाता है। आर्टिकल 148 जो है ना, ये किससे संबंधित है? ये कैग से, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। ठीक है, ये जो होते हैं कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, और इनका जो काम जो होता है ना, ऑडिट करना होता है गवर्नमेंट लेवल का, गवर्नमेंट लेवल पे। और ये जो हेड होते हैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट्स के, कौन? कैग। एक और आर्टिकल जो पूछा जाता है आर्टिकल 342, ये जो है शेड्यूल ट्राइब से, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब से संबंधित है। और आर्टिकल 342 रिलेटेड टू शेड्यूल ट्राइब, द प्रेसिडेंट में बी रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो आर्टिकल 342 याद रखिएगा, ये जो है हमारा शेड्यूल ट्राइब से संबंधित है। एक और आर्टिकल जो पूछा जाता है 325। आर्टिकल 325 जो है जो हम लोग वोट करते हैं ना 18 वर्ष होने पर, तो उससे डील करता है ये। ठीक है, मतलब वोट देने का जो अधिकार है, आप उसको कास्ट के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, सेक्स के आधार पर, रिलीजन के आधार पर आप भेदभाव जो है या डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। ये था आर्टिकल 324। हम लोग देखिए इलेक्शन कमीशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय रूल ऑफ लॉ? देखिए, जिस वक्त ये क्वेश्चन पूछा गया था ना, कब पूछा गया था ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था 2020 में। तो रूल ऑफ लॉ जो है, इसका मतलब होता है वन एक्ट, जो अधिनियम बनता है ना, वो सभी के लिए होगा, और वन जुडिशरी, यहाँ वन छूट गया है। ठीक है, वन जुडिशरी फॉर ऑल, तो एक एक्ट जो है सभी के लिए होगा और एक जुडिशरी जो है सभी के लिए होगा। ये रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है। देखिए, रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, ये किसने दिया था? तो रूल ऑफ लॉ का जो है परपॉन्डेड बाय एवी डाइस। याद रखिएगा इसको, एवी डाइस, डाइसी बोलते हैं इसको, DIC EY। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को दिया गया था। और इसका मतलब ये होता है, रूल ऑफ लॉ का मतलब एक रूल जो है सभी के लिए होगा और एक जुडिशरी जो है सभी के लिए होगा। वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल। ठीक है, इस ध्यान रखिएगा इस फैक्ट को, एग्जाम में प्रश्न यहां से बनेंगे। विच आर्टिकल गिव्स द लिस्ट ऑफ 29 फंक्शन टू बी परफॉर्म बाय द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए, जो पंचायती राज सिस्टम है, जो 29 जो सब्जेक्ट दिया होता है, ठीक है, वो कौन सा आर्टिकल में मेंशन है? तो आर्टिकल 243G में जो है ना 29 सब्जेक्ट के बारे में बात किया गया है, 29 विषय के बारे में बात किया गया है। तो 243G। और भी कुछ आर्टिकल को देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि 243H। 243H में क्या दिया गया है? तो 243H में दिया गया है इम्पोज टैक्सेस, मतलब पंचायती के पास, पंचायती राज सिस्टम के पास जो है कुछ अधिकार होते हैं टैक्स कलेक्ट करने के लिए और फॉर द पंचायत। ठीक है, पावर टू इम्पोज टैक्सेस बाय एंड फंड फॉर द पंचायत, पंचायत के फंड को जो है इकट्ठा करने के लिए कुछ टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया है 243H। एक ऐसे ही जो है 243E। 243E जो है ना, इस पे क्या बताया गया है? तो पंचायत का ड्यूरेशन बताया गया है। ड्यूरेशन मतलब कार्यकाल, ड्यूरेशन की बात किया गया है किसमें? ई में। और H में क्या किया है? टैक्स के बारे में बात किया गया है। और 243F की अगर बात की जाए, इसमें क्या बात किया गया है? तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, जो पंचायत के जो मेंबर होते हैं ना, उसमें डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात किया गया है। डिस्क्वालिफिकेशन, बस यहाँ पर टर्म को ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो 243G जो है हमारा 29 सब्जेक्ट के बारे में बात किया है। H की अगर बात किया जाए, टैक्स के बारे में बात किया गया है।
और 243E के बारे में बात किया जाए तो ड्यूरेशन के बारे में बात किया गया है, और हमारा एफ जो है 243F डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप के बारे में बात किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम लोग। द लेजिस्लेटिव ऑरिजिन ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था ना, उसके लिए कब पहला प्रयास किया गया था? उसके लिए जो है 64 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बिल। ठीक है, इसमें थोड़ा सा देखते हैं हम लोग एडिशनल पॉइंट को। ये राजीव गांधी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस 64 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इन लोकसभा इन जुलाई 1989 में। ये जो है ना 1989 में जो है ये बिल को पास किया गया था 64, और उस समय जो इसके कार्यकाल में, तो राजीव गांधी के कार्यकाल में, ध्यान में रखिएगा इसको, पूछ लेता है कार्यकाल, क्योंकि अब जो बीपीएससी का जो क्वेश्चन बन रहा है ना वो कॉन्सेप्चुअल बन रहा है, फैक्ट पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा है। तो इस तरह के स्टेटमेंट बनाए जा सकते हैं। और कुछ और एक्ट को देखते हैं, जैसे 61 जो एक्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये जो है वोट वाला जो एज है आपका 18 वर्ष, उसके बारे में बात करता है। इसी एक्ट के माध्यम से, इसी अमेंडमेंट के माध्यम से जो 21 साल जो था वोट करने का ईयर, उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। एक और देखते हैं 62nd अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या बात किया गया है? इसमें बात किया गया है जो शेड्यूल कास्ट होते हैं, जो शेड्यूल ट्राइब होते हैं, जो एंग्लो इंडियन होते हैं, उनका जो रिजर्वेशन है लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसमें 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। हालांकि एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट को जो है प्रोविजन को रद्द कर दिया गया है। क्लियर है? 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के साथ अब एंग्लो इंडियन जो है उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उसको जो है संविधान से हटा दिया गया है 104 अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से। ठीक है, आप हमको यहाँ पे जस्टिफाई कीजिएगा, क्या 104 ही सही होगा या 102? ठीक है, आप लोग कमेंट बताइएगा। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। एक और कॉन्स्टिट्यूशन जो है काफी चर्चा में रहता है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, ये इमरजेंसी पावर से डील करता है इन पंजाब। ठीक है, इमरजेंसी पावर इन पंजाब। इट रिपील 59th अमेंडमेंट विच एम्पावर द गवर्नेंस टू इम्पोज इमरजेंसी इन पंजाब। क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि हम लोग की भी जगह बच जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम लोग। अब इसी तरह जो है ना हर पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे, तो काफी जो है हम लोग के पास पॉइंट कलेक्ट हो जाएगा। आप लोग कॉपी और पेन का प्रयोग कीजिएगा, नोट कीजिएगा इसको, ताकि एग्जाम समय जब आप एग्जाम देने जाए ना, आपके माइंड में बहुत सारे फैक्ट और कॉन्सेप्ट जो है रिकॉल हो सके। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। which one of the following नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसेंट्रलाइज। देखिए, डिसेंट्रलाइज का जो हम आपको पता ही है, जो पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है 73rd एंड 74, वो जो है पावर का डिसेंट्रलाइजेशन ही किया गया है। तो डिसेंट्रलाइज जो है काफी जो है न्यूज में रहता है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। आइए, तो डिसेंट्रलाइज जो है नोट कैरेक्टर पूछ रहा है, नोट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसेंट्रलाइज। तो इसमें जो होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसेंट्रलाइज जो होता है, सबसे पहले देखते हैं कैरेक्टर क्या क्या होता है। एक तो ऑटोनॉमी होता है इसमें, ऑटोनॉमी। फिर क्या कैरेक्टर होता है इसका, डिसेंट्रलाइज का? उसके बाद होता है पीपल पार्टिसिपेशन। ठीक है, पीपल पार्टिसिपेशन। एंड थर्ड क्या होता है कैरेक्टर, और भी होता है इसका, एम्पावर लोकल कम्युनिटी। तो ये इसके फीचर है किसके, डिसेंट्रलाइज के। लेकिन नॉन कॉन्फिडेंस अमंग द लोकल कम्युनिटी, अगर लोकल कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है, तो ये डिसेंट्रलाइज का प्रॉपर्टी नहीं है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, और जिस वक्त एक प्रश्न पूछा गया था तो उसमें ऑटोनॉमी भी ऑप्शन में दिया गया था, पीपल पार्टिसिपेशन दिया गया था, और एम्पावर लोकल कम्युनिटी दिया गया था। ये तीनों ऑप्शन होंगे, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, अगर हमारा लोकल कम्युनिटी कॉन्फिडेंस में नहीं आएगा कार्य करने को लेकर, ठीक है, डिसीजन को लेकर, तो डिसेंट्रलाइज नहीं होगा, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा। एक डिसेंट्रलाइजेशन जो वर्ड है आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर चर्चा में रहता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है, इसमें ट्रांजेक्शन को ना थर्ड पार्टी कंट्रोल नहीं करता है, या इस टेक्नोलॉजी के लिए थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं पड़ता है। इसमें जो ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, ठीक है, जैसे बिटकॉइन वगैरह के लिए, तो वो परमानेंट जो है सेव हो जाते हैं और उसको अमेंड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। विच एक्ट इज नॉट द लैंडमार्क इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। देखिए, ये जो प्रश्न पूछा गया था ना, तो उसमें जो है 4 ऑप्शन दिए गए थे।
जैसे रेगुलेशन एक्ट 1973, सॉरी 1773, रेगुलेशन एक्ट जो है 1773 ऑप्शन दिया गया था। तो चार्टर जो एक्ट था 1883 ये दिया गया था। और इसके बाद दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990। आप ये बताइए मुझे, आप हम लोग कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बना था हमारा वो तो 1950 तक बन के कंप्लीट हो गया था ना। और एक ऑप्शन दिया था द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, यहाँ पर होगा, ठीक है, 1955। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उसमें तो इस एक्ट का जो इंपॉर्टेंस होगा 1773, इसके लिए नहीं लोग तैयार किया होगा, ठीक है, क्योंकि 1955 तो हमारा इंडिपेंडेंस के बाद बना, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, तो जाहिर सी बात है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं किया होगा, ठीक है। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं, ऑल द थ्री एक्ट जैसे कि 1773, 1883, 1999, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सेव द फ्यूचर पॉलिटी ऑफ इंडिया। तो हमारा जो फ्यूचर है फ्यूचर पॉलिटी है, उसमें तो ये लोग काम किया हुआ ना 1773 वाला, 1883 वाला, क्योंकि हमारा उस समय जो भारत जो है आजाद नहीं हुआ था, लेकिन 1995 समय तो आजाद हो चुका था, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं किया था उसमें। Therefore, these acts are the called the landmark of the development of the constitution during the British rule, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम लोग। आम आदमी पार्टी इज अ स्टेट पार्टी, नेशनल पार्टी, ठीक है। तो देखिए जिस वक्त ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में, उस समय ये जो था आम आदमी पार्टी स्टेट पार्टी था, ठीक है, लेकिन वर्तमान में जो है ये नेशनल पार्टी बन चुका है, याद रखिएगा इसको, क्वेश्चन फ्रेमिंग किया जा सकता है, नेशनल पार्टी बन गया है। कुछ एडिशनल फैक्ट की बात की जाए तो टोटल नेशनल पार्टी जो है अभी वर्तमान में 6 गो है। वो 6 कौन कौन सा है? तो पहला हो गया बीजेपी, दूसरा हो गया कांग्रेस, तीसरा हो गया बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, चौथा हो गया एनएनपी, पांचवा हो गया आपका सीपीआईएम, एंड एक और है, एक और कौन सा है? सीपीआई, एनएनपी, बीजेपी, कांग्रेस, एक और छूट रहा है, कौन सा है वो? आई थिंक वो होगा सीपीआई, बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस, ठीक है, पीपीपी, ठीक है, सॉरी आप ठीक है आप। तो नेशनल जो पार्टी एनएनपी जो है ना, नॉर्थ ईस्ट का पहला नेशनल पार्टी है, नॉर्थ ईस्ट का जो है ना पहला पार्टी है, याद रखिएगा इसको। आप पार्टी का जो है ना एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 26 नवंबर आई थिंक 2000 को हुआ था ना। अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो 26 नवंबर 2012 को ये बना था, ध्यान में रखिएगा। और इसमें कुछ एडिशनल फैक्ट है, हाँ, इसके जो हेड है आम आदमी पार्टी का वो अरविंद केजरीवाल है, और इसके जो है 2 राज्यों में इसकी सरकार चल रही है, एक पंजाब में और एक दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आल्सो नोन एज पोस्टमार्टम। देखिए हमारे जो फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ है ना, उसको सुरक्षा करने के लिए आर्टिकल 32 में जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट 5 रिट्स जारी करता है, ठीक है, रिट जारी करता है सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उसी में से एक है क्यू वारंटो, इसी को हम लोग पोस्टमार्टम भी कहते हैं। अगर 5 रिट की बात की जाए तो पहला होता है हैबियस कॉर्पस, दूसरा होता है मैंडेमस, तीसरा होता है प्रोहिबिशन, चौथा है सर्टियरी, और पांचवा जो है आपका पांचवा जो हो जाएगा क्यू वारंटो। देखिए हैबियस कॉर्पस में क्या पूछा जाता है? हैबियस जो कॉर्पस होता है, अगर मान लीजिए किसी को अरेस्ट करते हैं तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास खड़ा करना होता है, लाना होता है, ठीक है, ये हो गया हैबियस कॉर्पस। इसके बाद देखते हैं मैंडेमस। मैंडेमस के मतलब क्या होता है? मैंडेमस मतलब होता है कि मान लीजिए कोई भी पोस्ट को होल्ड कर रहा है कोई व्यक्ति, तो उसे कोर्ट पूछता है कि आप किस अधिकार के साथ आप इस पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं, किस राइट के साथ, किस प्रिविलेज के साथ, वो हो गया मैंडेमस। थर्ड में क्या होता है? प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या होता है? मान लीजिए कोई लोअर कोर्ट हो गया, वो कुछ डिसीजन ले रहा है और हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये इसके क्षेत्राधिकारी, इसके जुरिडिक्शन से बाहर है, तो उसको मना कर देता है, ठीक है, करने से। एक होता है सर्टियरी, मान लीजिए लोअर कोर्ट में कुछ जो है केसेस पेंडिंग में है, तो उसको बोलता है कि आप जो इस केस को आप डील मत कीजिए, आप इसको जो है हायर कोर्ट के पास ट्रांसफर कीजिए, वो हो गया आपका सर्टियरी। और क्यू वारंटो होता है, सॉरी, मैंडेमस का मतलब होता है ना, मैंडेमस का मतलब होता है अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, अपने कार्य को सही ढंग से जो है नहीं फॉलो कर रहा है, तो उसको दिया जाता है डायरेक्शन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप अपने कर्तव्यों का सही से निर्वहन करें। और क्यू वारंटो मतलब होता है, इसके मतलब होता है कि जो भी जो पब्लिक पोस्ट होता है उसे होल्ड करता है, तो किस अधिकार से होल्ड कर रहा है उसके बारे में बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम लोग।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर इन द स्टेट लेजिस्लेचर। देखिए जिस वक्त ये प्रश्न पूछा गया था ना, उसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, मेघालय दिया गया था, अरुणाचल प्रदेश दिया गया था और मणिपुर दिया गया था। ये तीनों राज्य का जो है ना लेजिस्लेटिव असेंबली जो सीट है 60 है और हिमाचल प्रदेश का 68 था। तो उस वक्त जो आंसर था हिमाचल प्रदेश। अगर इस ऑप्शन को हटा दीजिए सभी को, अगर पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर इन स्टेट लेजिस्लेशन, तो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। यहाँ पर जो है 403 सीट है और इसके पता ही आपको, इसके जो चीफ मिनिस्टर है वो श्री आदित्य योगी जी, ठीक है, उसको ध्यान में रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम लोग। इन द इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस हु अमंग द फॉलोइंग कम फर्स्ट। देखिए ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या होता है, पोर्टफोलियो होता है, इसको हिंदी में वरीयता बोलते हैं, ठीक है। कहने का मतलब सबसे पहले अगर प्रेसिडेंस की बात की जाए, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की बात की जाए, तो कौन आएंगे सबसे पहले, आप बताइए। उस जगह को हम लोग डिलीट मार लेते हैं इसमें ताकि बुझेगा। तो सबसे पहले हमारा आता है प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की अगर बात की जाए, प्रेसिडेंट आते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद पता कौन आते हैं, प्राइम मिनिस्टर हमारे। उसके बाद पता कौन आते हैं, गवर्नर। कौन गवर्नर, स्टेट की गवर्नर। जैसे मान लीजिए हम लोग अभी झारखंड में रह रहे हैं, झारखंड के गवर्नर आ गए और बिहार के गवर्नर आ गए, तो बताइए इसमें फोर्थ नंबर पे कौन आएंगे, तो फोर्थ नंबर में आ जाएंगे, मान लीजिए झारखंड में मीटिंग हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे दोनों गवर्नर इन्वाइट हैं, जैसे कि झारखंड के भी गवर्नर और बिहार के भी गवर्नर, तो फोर्थ नंबर में यहाँ पे झारखंड के गवर्नर आएंगे, ठीक है, क्योंकि जिस स्टेट में हो रहा है वहां के गवर्नर है, उनको फोर्थ नंबर पर रखेंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके बोलते हैं गवर्नर ऑफ स्टेट विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट। मान लीजिए वही बिहार में कुछ प्रोग्राम हो रहा होगा और दोनों गवर्नर इनवाइट है, जैसे बिहार का भी और झारखंड के भी, वहां पे बिहार के जो गवर्नर हो जाएंगे फोर्थ नंबर पे हो जाएंगे, ठीक है। और फिफ्थ नंबर पे क्या होता है, फॉर्मर प्रेसिडेंट, जो पूर्व राष्ट्रपति थे ना, वो हो जाएंगे फिफ्थ नंबर पे। तो क्वेश्चन पूछा गया है, द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कंप्ट्रोलर, ऑडिटर जनरल, ये तीनों जो है ना इक्वल रैंक होल्ड करते हैं 9th ए में। इनका जो पोजीशन है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट 9th ए है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे ई हो जाता है। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी जो आर्टिकल 315 में इसका जिक्र है, इलेक्शन कमिश्नर जो है आर्टिकल 324 से संबंधित है, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल जो आर्टिकल 148 से संबंधित है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है जो है 124 से संबंधित है आर्टिकल, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए पार्लियामेंट्री जो फॉर्म होता है उसके बारे में थोड़ा जाने, तो क्या ये लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू जुडिशरी, बिल्कुल नहीं। लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट, बिल्कुल नहीं। द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आर इंडिपेंडेंट, ये राइट है। द प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ जुडिशरी, बिल्कुल नहीं। देखिए पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट होता है इसमें हमारे गवर्नमेंट तीन भाग में बंटता है, एक जुडिशरी, एक एग्जीक्यूटिव, एक लेजिस्लेटिव, ये तीनों इंडिपेंडेंट है, ठीक है, सबका एक अपना कार्य क्षेत्र दिया गया है, ये सब इंडिपेंडेंट है, ठीक है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आर इंडिपेंडेंट। और अगर थोड़ा एक्सप्लेनेशन को देखें, अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर द गवर्नमेंट्स ऑफ स्टेट ट्रेडिशनली डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचेस, ठीक है, एंड विद सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, executive power, legislative, and judiciary. However, in the parliamentary form of government, the executive organ of the government is the made responsible to the legislature. तो हमारा executive है ना, वो किसके लिए जिम्मेवार है, तो legislative के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम लोग। Which of the following, ठीक है, which of the following was constituted which one of the following are constituted, स्क्रीन कार्य नहीं कर रहा, देख लीजिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है। हम्म
विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूटेड अंडर द पंचायती राज सिस्टम। आपको पता ही है पंचायती राज सिस्टम जो है आर्टिकल जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत इसको जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। और इसके तहत जो है ग्राम पंचायत जो है ग्राम स्तर पे और ब्लॉक लेवल पे होता है पंचायत समिति, ब्लॉक लेवल पे कौन होगा पंचायत समिति, एंड जिला स्तर पे क्या हो जाएगा जिला परिषद। ठीक है, ये 3 टियर कॉन्सेप्ट को बलवंत राय कमेटी ने सिफारिश किया था, बलवंत राय 1957 में, ध्यान में रखिएगा इसको। और उसके बाद हम लोग देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग हु अमंग द फॉलोइंग द लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर। जिस वक्त क्वेश्चन पूछा गया था ना, लैंड रिकॉर्ड कौन रखता है, पटवारी ही रखता है। ठीक है, और ऑप्शन में क्या दिया गया था, जमींदार दिया गया था, जेलदार दिया गया था और लंबादार दिया गया था। तो ऑप्शन होगा पटवारी। तो पटवारी टर्म हैज बीन यूज्ड इन इंडिया फॉर अ लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर एट अ सब डिविजनल और तहसील। ठीक है, ये जो है सब डिविजनल या तहसील, ठीक है, लेवल पे काम करता है कौन, पटवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट ट्रू यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद नॉट ट्रू फाइंड कर लेंगे हम लोग। तो पहला क्या होता है यूनिटरी फॉर्म ना, तो यूनिटरी फॉर्म में क्या होता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। पावर का क्या होगा सेंट्रलाइजेशन होगा, पावर का सेंट्रलाइजेशन होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा सिंगल एंड सिंपल गवर्नमेंट होगा, सिंगल एंड सिंपल गवर्नमेंट होगा। उसके बाद क्या होगा यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ, यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ होगा। फिर होगा नॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, नॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। फिर फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होगा, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। फिर पोटेंशियल फॉर डिपोटिज्म, पोटेंशियल फॉर डेपोटिज्म। फिर होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो हमारा है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, बट कम्युनिटी बट जो है आइडियल फॉर अ लार्ज कंट्री। ये जो आइडियल फॉर अ लार्ज कंट्री इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है किसका, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ना 1952 में आया था, बलवंत राय कमेटी जो है इसका सिफारिश किया था। और पूछ रहा है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस द फर्स्ट मेजर डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च इन इंडिया, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1954। और इसका कोर फिलोसफी की बात की जाए, कोर फिलोसफी क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, PHILO फिलोसफी, फिलोसफी की बात की जाए तो ऑफ दिस प्रोग्राम वाज ओवरऑल डेवलपमेंट रूरल एरिया। जो रूरल एरिया है उसका डेवलपमेंट पे फोकस करना है और पीपल पार्टिसिपेशन पे फोकस करना है। ठीक है, इसका जो है कोर फिलोसफी है। और क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो प्रोवाइडिंग एजुकेशनल फैसिलिटी बिल्कुल सही, पॉलिटिकल ट्रेनिंग बिल्कुल सही, हेल्पिंग विलेज इन प्लानिंग बिल्कुल सही, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूविंग ये इसका जो फीचर नहीं था। तो जनरल टर्म में देखें तो फार्म हाउस पब्लिक सर्विस एंड विलेज कम्युनिटी। स्पेसिफाई में बात किया जाए to bring improvement in the production of crop and animal, living condition, health and education people. Elements की अगर बात की जाए तो people, men, youth और women पर फोकस किया जाएगा। ये था हमारा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग देखें विभिन्न एस्पेक्ट से। आज हम लोग क्या क्या पढ़े आइए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, समरी कर लेते हैं। आज हम लोग देखें इलेक्शन कमीशन के बारे में जाने, हम लोग आर्टिकल 324 जाने, आर्टिकल 148 जाने, फिर हम लोग रूल ऑफ लॉ को हम लोग समझे कॉन्सेप्ट को, आर्टिकल 243G के बारे में जाने हम लोग। ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के एक्ट के बारे में जाने, 64 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या है उसको जाने, 61 को भी जाने हम लोग। फिर जाने हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम के बारे में जाने, फिर जाने कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा लैंडमार्क था उसके बारे में जाने, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल कैसे डेवलप किया उसके बारे में जाने, आम आदमी पार्टी जो है नेशनल पार्टी के बारे में जाने हम लोग। फिर हम लोग रीट के बारे में जाने जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करती है, जिसमें मैंडेमस, क्यू वारंटो, हैबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन और सर्टिलरी, इन तमाम 5 कॉन्सेप्ट को देखें। फिर देखिए हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली को देखें, हम लोग अदर स्टेट के बारे में, फिर चेयरमैन ऑफ यूपीएससी देखे, इलेक्शन कमिश्नर देखे, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल के बारे में जाने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में जाने, हाई कोर्ट के बारे में जाने। फिर हम लोग क्या किए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में जाने, विच ऑफ द फॉलोइंग। फिर हम लोग पंचायती राज सिस्टम के बारे में जाने, पटवारी के बारे में जाने, और फिर क्या सीखे आज हम लोग
कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में जाने। तो इतने सारे जो है पॉइंट को हम लोग डिस्कस किए, ठीक है। आई होप आप लोग इसको समझ रहे होंगे और ये जो है आपको वीडियो काफी हेल्प करेगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है जल्दी इसको अपलोड करेंगे। टोटल जो है पॉलिटी के 10 वीडियो बनने हैं और 10 वीडियो के पीडीएफ बनने हैं। ये पीडीएफ को जो है टेलीग्राम चैनल पे वहां पे डाल दिया जाएगा, आप लोग वहां पे अपलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। जो लोग भी जुड़े हुए हैं और जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इस चैनल को। ये आपको जो है काफी हेल्प करेगा आपके सक्सेस में, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से आते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।